हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी में। तो फ्रेंड्स, ये सॉइल मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जनरल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हम करा रहे हैं, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लीजिए। हर एग्जाम में आपको फायदा करेगा और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल सीट। इसमें से कौन सा टाइप नहीं है सॉइल सीट का, ठीक है। तो सिलिका साइट होता है, ठीक है, और गिब साइड भी होता है, ब्रूसाइड भी होता है, लेकिन मोर्फ साइड जो है वो नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। सिलिका साइट जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट है। सिलिका साइट क्या है? सिलिका सीट क्या है? टेट्राहेड्रल यूनिट है। ये आप सॉइल स्ट्रक्चर जब आप पढ़िएगा तो उसमें इसमें पूछ रहा है नॉट अ टाइप ऑफ सॉइल सीट। ये सब सॉइल का टाइप है, ठीक है। और आपका जो गिब साइट है इसको हम लोग एलुमिना सीट भी कहते हैं। गिब्साइट सीट जो है इसको हम एल्यूमिना सीट भी कहते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल यूनिट है। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल यूनिट है, ठीक है। और ब्रूसाइड आपका ये भी क्या है? सॉइल का सीट ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अलुवियल सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड बाई। तो अलुवियल सॉइल जो होता है वो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। वाटर के द्वारा जो है वो आपका अलुवियल सॉइल हो जाएगा। विंड जो होगा वो एओलियन सॉइल हो जाएगा। एओलियन सॉइल जो होगा वो विंड के द्वारा डिपोजिट होता है, ठीक है। और ग्रेविटी के द्वारा कौन सा सॉइल हो जाता है? तलुज सॉइल होता है, ठीक है। तो ये आपका वाटर हो गया, ये आइस के द्वारा ड्रिफ्ट हो जाएगा, टील हो जाएगा, आउटवाश हो जाएगा। ये सब ऑयल, ये सब सॉइल जो दो टाइप का सॉइल होता है। एक होता है आपका रेसिड्यूअल सॉइल, रेसिड्यूअल सॉइल होता है, और एक होता है ट्रांसपोर्टेड सॉइल। रेसिड्यूअल सॉइल क्या होगा? अगर वेदरिंग ऑफ रॉक हुआ तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। जहां से रॉक टूटा वहीं पे जाके साइड में रेसिड कर जाएगा, मतलब डिपॉजिट हो जाएगा, उसको रेसिड्यूअल सॉइल बोलेंगे। नॉट गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये रॉक है, रॉक का वेदरिंग हुआ और ये रॉक जो है वो टूटा, टूट के इधर आया, इधर आके क्या हुआ? ट्रांसपोर्ट होके कुछ दूर पे जाके क्या हुआ? डिपॉजिट हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलते हैं। अब यही ट्रांसपोर्टेड में विंड के द्वारा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एओलियन सॉइल बोलते हैं। विंड के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो। और अगर वाटर के द्वारा हो रहा है तो वाटर में भी कई तरह का वाटर होता है। एक होता है आपका रिवर, एक होता है आपका लेक, एक होता है आपका सी। तो रिवर के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं अलुवियल सॉइल। लेक के द्वारा जो सॉइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैक्स्ट्राइन सॉइल, ठीक है। और सी के द्वारा जो सॉइल डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं मेरीन सॉइल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द। सॉइल जो होता है वो ज़्यादातर किससे प्रोड्यूस होता है? तो ये आपका वेदरिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपको पता है कि क्या होता है सॉइल का? सबसे पहले क्या होगा? सॉरी, पत्थर का, रॉक का वेदरिंग होता है। वेदरिंग के बाद क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन के बाद क्या होगा? अपहीवल होगा। फिर ये अपहीवल मास जो है फिर से रॉक का फॉर्मेशन होगा, फिर से उसका वेदरिंग होगा, ठीक है। होता क्या है? सबसे पहले रॉक जो है वो टूटता है वेदरिंग एक्शन के द्वारा, ठीक है। वेदरिंग एक्शन जैसे आपका रेन वाटर हो गया, विंड हो गया, ये सब की वजह से ये टूटेगा। टूट के क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा। ट्रांसपोर्ट होकर क्या होगा? कहीं पे जाकर डिपॉजिट होगा। डिपॉजिट के बाद वहाँ पे ढेर बनना स्टार्ट हो जाएगा, अपहीवल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉइल पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। जो सॉइल पार्टिकल्स होता है एक दूसरे से बॉन्डेड होता है, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। एक्सपेंसिव सॉइल आर दोज विच जनरली कंसिस्ट ऑफ। एक्सपेंसिव सॉइल में क्या होता है? मोंट मोरोलाइट मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। ब्लैक कॉटन सॉइल में भी क्या पाया जाता है? एक्सपेंसिव सॉइल को हम लोग, ब्लैक कॉटन सॉइल को भी एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल को, इसमें मोंट मोरोलाइट मिनरल्स पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ।
तो सैंड पार्टिकल जो है ये आपका क्वार्टज से बना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्टज हो जाएगा। ठीक है, तो सैंड पार्टिकल किससे हो जाएगा? क्वार्टज से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम इज। अब देखिए यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड बोल रहा है, तो यहाँ पे सबमर्ज्ड वेट में आपका बायोन्ट यूनिट वेट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोन्ट यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट को हम गामा सेट से डिनोट करते हैं, वेट यूनिट वेट को हम गामा से डिनोट करते हैं, इसको गामा डी से डिनोट करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गामा इक्वल्स टू जी प्लस ई ई एस इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। ठीक है, एस इक्वल्स टू कि अगर 1 हो जाएगा तो गामा का वैल्यू गामा सेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। ठीक है, गामा डब्ल्यू गामा डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एस का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो वहाँ पे गामा डी क्या हो जाएगा? गामा डी हो जाएगा। तो गामा डी इक्वल्स टू जी प्लस ई, सॉरी ई, यहाँ ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, एस जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो जी गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, गामा डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, सबमर्ज्ड है तो गामा डैश से डिनोट करते हैं, गामा डैश इक्वल्स टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू होता है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ, सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ द कंसिस्टेंसी। तो कौन सा सॉइल जो है वो प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं अचीव कर सकता है? तो आपका जो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है वो प्लास्टिक स्टेट नहीं अचीव कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, इसका आंसर क्या होगा? कोर्स ग्रेन्ड सॉइल होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइंस पोरोसिटी? ठीक है, तो वॉल्यूम पोरोसिटी को कौन सा डिफाइन करता है? तो पोरोसिटी इक्वल्स टू, आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एयर है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये भी नहीं होगा क्योंकि ई इक्वल्स टू वी बाई वी एस होता है और ई एन इक्वल्स टू वी बाई वी होता है। ये हो जाएगा आपका रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, और आपका जो पोरोसिटी होगा उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर 100% के बीच में होगा, और जो आपका ई होता है ये ग्रेटर देन 0 होता है आपका वाइड रेशियो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाइड रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ई इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। किसमें दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये दिया हुआ है आपका, इसमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाइड रेशियो, ये हो जाएगा। सॉरी, वाइड रेशियो पूछ रहा है ना? हाँ हाँ, वाइड रेशियो। ठीक है, पोरोसिटी पूछता है तो एन इक्वल्स टू वी वी बाई डी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा कि क्ले का वाइड रेशियो ज़्यादा होता है कि सैंड का वाइड रेशियो ज़्यादा होता है? आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्ले का वाइड रेशियो ज़्यादा होता है कि सैंड का होता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर, वॉल्यूम एंड वेट ऑफ एयर वाटर एंड सॉलिड इन ए सॉइल मास आर गिवन। मतलब एयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉलिड्स का दिया हुआ है, और वॉल्यूम दिया हुआ है और उसका वेट दिया हुआ है। क्लियर है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 टू S4 रिगार्डिंग द टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है SSC JEE में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, the soils is partially saturated with a saturation grade of 60%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? सेचुरेशन बोल रहा है कि 60% है। अगर हमको निकालना है इस क्वेश्चन में कि सेचुरेशन सही में 60% है कि नहीं है।
वॉइड रेशियो 40% दिया हुआ है, वाटर कंटेंट 30% है, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है वो आपका 1.5 ग्राम पर सीएम का। सबको हमको चेक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं ई से। ई इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका कितना दिया हुआ है, एयर और वाटर का वॉल्यूम मिला के वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा। तो 0.2 प्लस 0.3, 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब 100% आ रहा है। वाइड रेशियो का जो वैल्यू है वो 100% आ रहा है। ये 100% दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो S2 जो है आपका गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं वाटर कंटेंट का। वाटर कंटेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड इंटू 100 हो जाएगा। वेट ऑफ वाटर कितना होगा, वेट ऑफ वाटर देखिए, वाटर का वेट जो है 0.3 है और सॉलिड का वेट कितना है, सॉलिड का वेट है 1.0 इंटू 100, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। वाटर कंटेंट 30% दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.3 और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है 0.5। ये सीएम क्यू है, इसलिए हम यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं सब। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 60%, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन 60%, तो ये भी सही हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालना है। ठीक है, तो सेचुरेटेड यूनिट वेट निकालने के लिए आपको फार्मूला पता है कि गामा सेट इक्वल्स टू क्या होता है, G प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई होता है। G का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू 1, एस का वैल्यू डिग्री ऑफ सेचुरेशन जो है E इंटू एस होता है, 1 हो जाएगा। अब गामा डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, गामा डब्ल्यू का वैल्यू 1 हम ले लिए, 1 ग्राम पर सीएम क्यों होता है, इंटू 1 प्लस ई का वैल्यू, ई का वैल्यू भी 1 ही होगा। देखिए जी का वैल्यू हम कहाँ से लिख दिए 2, जी का वैल्यू कैसे निकालिएगा, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी होता है, तो ई जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, जी का वैल्यू ई एस बाई डब्ल्यू होगा। अब ई एस का वैल्यू, ई का वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन में शुरू में निकाले हैं, एस का वैल्यू 0.6 अभी निकाले हैं 60%, और डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा 0.3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसलिए जी का वैल्यू 2 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जी का वैल्यू 2 हो गया, तो गामा सेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा सेट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.3, इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा 1.3 ग्राम पर सीएम क्यू। आंसर दिया हुआ है क्या इस टाइप का 1.3, ये दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सीएम क्यू। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर आप क्या लिखिएगा, S1 तो सही है, S3 भी सही है, S1 S3 देखिएगा किसमें है, S1 और S3 सिर्फ एक ही में आंसर दिया हुआ है, तो S4 को भी आपको करेक्ट मानना ही पड़ेगा क्योंकि 1.3 ग्राम पर सीएम क्यू आ रहा है, लेकिन S1 S2 सही है, तो कोई ना कोई तो इसमें मारिएगा आंसर, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉइल, क्या हो जाएगा इसका आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉइल, ये किसका होता है, अभी जस्ट बताएं, वाइड रेशियो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब उसमें हम टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये एग्जाम में जाके आप गड़बड़ करके आइएगा। वाइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, पोरोसिटी जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर ए 3 फेज सॉइल सिस्टम, 3 फेज सॉइल सिस्टम में आपका सॉइल होगा, सॉलिड पार्टिकल्स होगा, प्लस वाटर पार्टिकल्स होगा और एयर होगा। द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड्स, तो परसेंटेज एयर वॉइड किसके बराबर होगा आपका 3 फेज सिस्टम में। ठीक है, तो परसेंटेज एयर वॉइड इन ए इक्वल्स टू वी ए डिवाइडेड बाई वी इंटू 100 होता है। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू एयर कंटेंट इक्वल्स टू वी ए बाई वी होता है। ठीक है, और ए सी इक्वल्स टू 1 माइनस एस आर होता है। यहाँ पे फॉर 3 फेज सॉइल सिस्टम द वैल्यू ऑफ परसेंटेज एयर वॉइड लाइज बिटवीन 0 to 100, ये इसका आंसर हो जाएगा, 0 से 100 के बीच में लाई करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड VS, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वॉइड रेशियो। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये सब बता दिए हैं, जो इजी क्वेश्चन है उसको हम फास्ट करा रहे हैं।
सॉइल सैंपल हैज ए पोरोसिटी ऑफ 40%। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज कर दीजिएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सा हम फार्मूला लगाए। तो रेशियो क्या है आपका, यहाँ पे पोरोसिटी दिया हुआ है आपका 40%, वाइड रेशियो निकालना है। तो ये आप फार्मूला E इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 1 माइनस n लगाइएगा। n का वैल्यू 40 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 100 माइनस 40 कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हम 100% लेते हैं तो 40 डिवाइडेड बाई 60, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.67 हो जाएगा। तो आपका वाइड रेशियो का वैल्यू कितना आ रहा है 0.67, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना होगा 100% होगा, ठीक है, इसमें भी कोई शक है क्या। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो आपका 0% होता है ओवन ड्राइड सॉइल के लिए, ओवन ड्राइड सॉइल के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये भी आप याद रखिएगा, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, ठीक है। 0% होगा तो वो क्या हो जाएगा ओवन ड्राइड सॉइल हो जाएगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होगा तो वो फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा। ठीक है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होगा। और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 0 से लेके 100% के बीच में लाई करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वी डब्ल्यू बाई वी होगा। इससे पहले भी हम जो आप डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखे थे यहाँ पे, इसमें आप करेक्ट कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना होगा 0.3 प्लस 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसीडर्ड एज। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग सॉइल को किसमें कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो सॉइल को हम लोग 3 फेज सिस्टम में कंसीडर करते हैं, जिसमें कि हम सॉलिड कंसीडर करते हैं कि सॉइल के अंदर में सॉलिड पार्टिकल है, वाटर पार्टिकल्स है और एयर पार्टिकल्स है। ये 3 फेज सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, तो इसका 3 फेज सिस्टम हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन इजी है हम उसको इजी तरीका से ही करा रहे हैं, हार्ड क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन भी है। मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ सॉइल सॉलिड पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सॉइल ए एंड बी हैव देयर वाइड रेशियो ऑफ 0.50 एंड 0.60, देयर रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटीज। तो आपको पता है ना पोरोसिटीज का फॉर्मूला क्या होता है, n इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो एन ए बाई एन बी निकालिएगा, तो ई ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई ए डिवाइडेड बाई ई बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई बी। इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करिएगा तो आपको आएगा 8/9 आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 8/9 हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फॉर फ्लो थ्रू अ सॉइल्स द फ्लो इज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर इज। जब रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो जाएगा, फॉर फ्लो थ्रू द सॉइल द फ्लो इज लेमिनार व्हेन द रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1 होगा, सॉइल में बोल रहे हैं, और फ्लो थ्रू सॉइल में रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 1 होता है तो आपका क्या हो जाएगा फ्लो जो हो जाएगा वो लेमिनार हो जाएगा। ठीक है, और इसमें डार्सिस लॉ अप्लीकेबल होता है। डार्सिस लॉ क्या होता है, डार्सिस लॉ V प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा, V इक्वल्स टू KI होता है। ठीक है, जो वेलोसिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को। अगर हम V प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इक्वल्स टू K हो जाएगा, और K क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, if the capillary rise in a soil A with an effective size of 0.02 mm was 60 centimeter, what would be the capillary rise in the similar soil B with an effective size of 0.04 mm? ठीक है,
देखिए सॉइल ए है, सॉइल ए है, उसका साइज दिया हुआ है, साइज कितना दिया हुआ है 0.02 mm दिया हुआ है। सॉइल बी है, उसका साइज कितना दिया हुआ है 0.04 mm दिया हुआ है। इसमें कैपिलरी जो हाइट दिया हुआ है, कैपिलरी हाइट वो दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर, और इसमें कैपिलरी हाइट जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे HC1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी D1। तो यहाँ पे 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी D1 होगा, मतलब जो आपका कैपिलरी हाइट हो जाएगा, रेशियो पूछ रहा है मतलब V का पूछ रहा है ना, तो HC2 डिवाइडेड बाई HC1 करेंगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल है कॉस थीटा, तो दोनों में सेम हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका साइज का। तो HC2 बाई HC1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा D1 बाई D2 हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये D1 ऊपर जाएगा D2 नीचे जाएगा। तो D1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.02 दिया हुआ है, D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.04 दिया हुआ है। ठीक है, अगर हमको HC2 निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इंटू D2 का HC1 का वैल्यू 60 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज गिवन बाय। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होता है CC इक्वल्स टू D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 होता है। और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो D60 बाई D10 होता है, D60 बाई D10 होता है। ये आपका D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई D60 इंटू D10 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर, कौन सा हो जाएगा इसमें आंसर D30 का स्क्वायर, ये आपका D30 का स्क्वायर है, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट द हाइट ऑफ द फॉल ऑफ द हैमर इज। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में तो हाइट ऑफ फॉल होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 65 kg का वेट होता है और उसका जो हाइट हो जाएगा वो 75 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ अ सैंडी सॉइल। ठीक है, सैंडी सॉइल का अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो हम लोग इसमें कौन सा पैरामीटर यूज करेंगे, डेंसिटी इंडेक्स करेंगे। ठीक है, डेंसिटी इंडेक्स करेंगे। एक टेबल आप बना लीजिए यहाँ पे, ये आपका स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो नंबर ऑफ ब्लोज निकलता है ये है, ये आपका सॉइल पैकिंग हो गया इसमें, इस टेबल में। इसके बाद रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इसके बाद फ्रिक्शन एंगल फाई हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में अगर नंबर ऑफ ब्लोज लेस देन 4 होगा तो वेरी लूज सॉइल है, मतलब तुरंत ही क्या हो रहा है 2 ही ब्लोज मारे और जो आपका हैमर है वो नीचे की तरफ चला गया, तो वेरी लूज सॉइल होगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज क्या होगा कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो लेस देन 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होगा लेस देन 30 होगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन में जो नंबर ऑफ ब्लोज है वो अगर 4 से 10 है तो लूज सॉइल होगा। ठीक है, जो रिलेटिव डेंसिटी होगा वो आपका 20 से 40 होगा, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो आपका कितना होगा 30 से 35 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ब्लोज जो है अगर 10 से 30 है तो सॉइल पैकिंग कैसा होगा, कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी 40 से 60 होगा, और आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 35 से 40 होगा। अगर हम बात कर लेते हैं 30 से 50 है अगर नंबर ऑफ ब्लोज, तो इसमें जो सॉइल पैकिंग होगा वो क्या होगा डेंस होगा, और रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा 60 से 80 होगा, और इसमें जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा वो 40 से 50 के बीच में लाई करेगा। अगर हम बात कर लेते हैं वेरी डेंस एंड का ग्रेटर देन 50, तो इसमें क्या होगा वेरी डेंस होगा, वेरी डेंस होगा पैकिंग, और इसमें रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा ग्रेटर देन 80 होगा, और इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा 45 होगा। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब वेरी लूज सॉइल में जो नंबर ऑफ ब्लोज आएगा वो कम आएगा, और वेरी डेंस डेंस
आपका सॉइल में नंबर ऑफ ब्लोज जो होगा वो ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेंस सॉइल रहेगा तो आप अगर उस पर हैमर से मारते हैं तो एक ब्लोज में नहीं जाएगा, 2 ब्लोज में नहीं मारेगा, ज़्यादा ब्लोज रहेगा। लेकिन वहीं पर अगर लूज मिट्टी है तो एक ही 2 ब्लोज में क्या होगा, वो नीचे चला जाएगा। तो इसलिए नंबर ऑफ ब्लोज में कम है तो उसमें वेरी लूज पैकिंग है, वहाँ का रिलेटिव डेंसिटी भी कम होगा और एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, इससे तो स्ट्रेंथ आता है, इसलिए कम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको बताते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को फॉलो कर लीजिए। अगर आप चैनल पे फर्स्ट हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जरूर शेयर करिए। थैंक यू।